तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर क्लास 8 के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा सीखा। आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो अब तक आपने पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे हमेशा की तरह, और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन जरूर करेंगे, और साथ ही साथ उनको दिमाग में जरूर रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो अब तक हमने काम करा है उसके बेसिस पर। ठीक है, जो अब तक हमने बातें करी है उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए। तो इनको एक बार जल्दी से देख लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं? जल्दी से क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज अ फोर्स? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन टू फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट? जब दो फोर्स यानी दो बल किसी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, तो क्या होता है? हाउ डज अ पर्सन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग? जब कोई इंसान तैरता है तो तैरते हुए वो आगे कैसे बढ़ता है? ठीक है। मेंशन 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। 3 ऐसे बलों का उदाहरण देना है, 3 ऐसे फोर्सेस का एग्जांपल देना है जो कि कुछ दूरी से भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको ऑब्जेक्ट के साथ टच करना जरूरी है, दूर से भी वो काम कर जाएंगे। ऐसे 3 फोर्सेस का नाम बताना है। व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? बल के कारण जो 5 प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं उनके नाम लिखने हैं। डिफाइन मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो पेशीय बल है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो संपर्क बल है उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स। बात एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को आपको इसमें लिखना है, दोनों एक ही बात है। देन व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। एंड देन डिफाइन द टर्म नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन करना है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के लिए। 1 मिनट के टाइम में इनको नोट डाउन करेंगे, और आज के होमवर्क में आप इन क्वेश्चंस को आंसर सॉल्व करेंगे। आज का होमवर्क है ये आपका। ठीक है, क्लास स्टार्ट होते साथ ही आपको होमवर्क मिल गया है। ये होमवर्क आपको अपना जल्दी नोट डाउन कीजिए, 10 क्वेश्चन है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और घर से आप इनको एक बार सॉल्व भी करके आएंगे। हम चलते हैं आज की क्लास में। जो नई चीज हमको स्टार्ट करनी है उसके ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं प्रेशर के ऊपर, यानी कि दाब के ऊपर। तो हेडिंग पुटअप करेंगे अपने कॉपी में, बिल्कुल फ्रेश पेज से नई हेडिंग डालेंगे, दाब। दाब यानी कि प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, हमने फोर्स को डिफाइन किया है, और फोर्स और प्रेशर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए हम देखते हैं कि फोर्स की जो प्रेशर की जो डेफिनेशन है उसमें फोर्स की हम बात करते हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एरिया पर, इसको हम प्रेशर कहते हैं। जैसे सपोज मैं अगर बात करूं कि अगर मुझे दीवार में कील ठोकनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, उस कील को किसी एक स्पेसिफिक जगह पर रख करके उस पर फोर्स लगाऊंगा हथौड़े की मदद से या पत्थर की मदद से। तो अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लग रहा है ना। ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आपने टेबल के ऊपर कोई बक्सा रखा हुआ है, भारी बक्सा रखा हुआ है, या आपकी बुक रखी हुई है, तो वो बुक क्या कर रही है, उस पूरे टेबल के किसी एक एरिया पर, जितने पर वो बुक रखी हुई है, सिर्फ उतने पार्ट पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। पूरे टेबल पर नहीं लगा रही है, सिर्फ जितनी जगह पर वो बुक रखी हुई है, जितनी जगह उस बुक ने घेरी हुई है, सिर्फ उस एरिया पर वो फोर्स लगा रही है। जब जब ऐसा होता है कि फोर्स किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम करता है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। इसीलिए हम प्रेशर की डेफिनेशन बोलते हैं, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाला जो बल है वो कहलाता है दाब। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स आप देख रहे हैं। ये दोनों जगह जो है हम क्या कर रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं। किससे? चाकू से। अब इन दोनों चित्रों में आपको, इन दोनों फिगर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ ये टमाटर जो है इजीली कट रहा है, ये आसानी से कट रहा है ना। लेकिन यहाँ टमाटर नहीं कटता हुआ हमको दिख रहा है। यहाँ टमाटर हमको आसानी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुश्किल हो रही है टमाटर को काटने में। देख रहे हैं आप? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चाकू जो है, इस चाकू की धार जो है शार्प है,
और ये वाला चाकू जो है इसकी धार जो है ब्लंट है। तो हम देखते हैं कि जब हम वेजिटेबल को काटते हैं शार्प नाइफ से तो ये इजियर होता है, मतलब आसान होता है। समझे आप बात को? जब हम सब्जी को काटते हैं शार्प नाइफ से तो ये आसान होता है, लेकिन जब हम इसको ब्लंट नाइफ यानी कि जिसकी धार खराब होती है ऐसे चाकू से काटते हैं तो ये मुश्किल होता है। ऐसा मुश्किल क्यों होता है प्यारे बच्चों? देखो, जब मैं बात करूंगा इस केस 1 की, तो यहाँ पर ये चाकू की धार जो है यानी जो नाइफ है उसकी धार पतली है। पतली मतलब एरिया कम है, एरिया कम है। और यहां पर जो चाकू है इसकी धार जो है खुरदुरी है, मतलब इसका एरिया जो है वो ज्यादा है। एरिया जब कम होगा तो फोर्स ज्यादा यानी प्रेशर ज्यादा लगेगा, और एरिया जब ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। ये सीधा सीधा लॉजिक है। अगर ये बात आपने याद रख ली तो अब से हम इसके बाद हम जितनी चीजों को समझाएंगे उनमें आपको हेल्प मिलने वाली है। हमने क्या कहा? अगर प्रेशर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब जरा सोच के देखिए, जब आप कील को दीवार में ठोक रहे हैं तो कील आगे से अगर नुकीली होगी, जो कील होगी अगर आगे से नुकीली होगी, नुकीली मतलब उसका एरिया कम, क्षेत्रफल कम, तो जब आप नुकीली कील को ठोकेंगे दीवार में तो वो आसानी से कम बल लगाने, कम प्रेशर लगाने पर ही वो क्या हो जाएगी? अंदर चली जाएगी दीवार में। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर आप सोचो उसकी नोक टूटी हुई है, उसकी नोक टूट रखी है और उसका एरिया ज्यादा है, आगे से जो उसकी नोक है वो टूट रखी है यानी एरिया ज्यादा हो गया। अब आपको उसको दीवार में ठोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पता वो दीवार में ठोके ही ना, है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। यही चीज यहां पर हम देख करके समझ सकते हैं। ये धारदार चाकू की जो धार होगी वो पतली होगी, पतली मतलब उसका एरिया क्या होगा? कम होगा, इसीलिए वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है और आसानी से हम लोग सब्जी काट पा रहे हैं। लेकिन इसकी धार जो है वो पतली नहीं है, एरिया कम नहीं है, एरिया ज्यादा है। ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादा प्रेशर लगाने पर भी एक जो है कट नहीं रही है सब्जी। ठीक है, तो हम क्या समझे? हम यहाँ पर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझे। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर ये चीज लिखेंगे नोट में। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जल्दी से लिखें इन दोनों बातों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मैंने क्या बताया आपको? एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इस बात को हम इस रिलेशन से समझ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, एक एक बात को बड़े ध्यान से देखेंगे जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। नहीं ध्यान से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस रिलेशन को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जरा ध्यान से बात को समझेंगे, इन शब्दों का क्या मतलब हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी एज और आपकी हाइट, मतलब आपकी एज 1 साल से और 25 साल तक मैं कंसीडर कर रहा हूं। 1 साल से 25 साल के बीच में आपकी हाइट जो है बढ़ती जाती है। आपकी एज जब कम रहती है आपकी हाइट छोटी रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी हाइट बढ़ती है। मतलब एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो हाइट भी बढ़ रही है ना? किसी की हाइट कम बढ़ेगी, किसी की हाइट ज्यादा बढ़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन एज बढ़ते बढ़ते हाइट भी बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जब एक चीज बढ़े दूसरी चीज भी बढ़े तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ऐसी है, जब ये बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। जैसे आपकी सेविंग्स हो गई और आपका एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब आपके खर्चे हो गए। अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग्स क्या होगी? घटेगी। और अगर आपके खर्चे घटेंगे तो आपकी सेविंग्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घटती है और एक चीज के घटने पर दूसरी चीज बढ़ती है। बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं आई?
बताइए आपको ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़े तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घटे या फिर एक चीज के घटने पर दूसरी चीज बढ़े, जब उल्टा काम हो रहा हो तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब है कि जहां पर ये सीधे सीधे संबंधित होंगे वहां पर क्या मतलब आएगा? वहां पर आएगा F बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, F घटेगा तो P घटेगा। इसका मतलब ये रहा, इस वाली बात का मतलब ये रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, इसको समझ लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो F बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, F घटेगा तो P घटेगा। ये होता है डायरेक्टली। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ A और P में रिलेशन है, यहां पर उल्टा काम हो जाएगा। A बढ़ेगा तो B घटेगा, A घटेगा तो P बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई है या नहीं आई? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब दो चीजें ऐसे लिखी हो बिल्कुल आमने सामने और बीच में ये वाला साइन लगाओ, मतलब एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, चाहे कुछ भी लिखा हो आज के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे प्रोपोर्शनल लगा के 1 लिखा हो, तो मतलब कि जो ऐसे ऐसे चीज है ना, ये दोनों एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहां से हमको रिलेशन मिलता है कि P यानी प्रेशर फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए मैं प्रेशर को लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इन दोनों को मैंने मिलाकर लिख दिया है। बात समझ में आई? तो प्रेशर के डेफिनेशन के बाद ये लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। फिर ये लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। उसके बाद ये लिखेंगे ये वाली कहानी। फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। उसके बाद ये वाली कहानी लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये फाइनल फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसका मतलब ये सारा है जो हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लें, जल्दी से इसको लिख लें और अच्छे तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैं आगे की बातें आपको समझाता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं आपको ये पिक्चर का मतलब समझाता हूँ। ये पिक्चर हमने लगाई है यहाँ पर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक पर्सन ने अपने सर में काफी सारा सामान उठा रखा है ना, और हाथ पर भी सामान है। क्या है इस पिक्चर का कहने का मतलब? ये हमारे टॉपिक से किस प्रकार से रिलेटेड है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर क्या करते हैं, लोगों का सामान उठा करके ले जाते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। ये जो इनके सर के ऊपर ये बैग्स हैं, ये बैग क्या कर रहे हैं, इनके सर पर कुछ ना कुछ प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या एग्जर्ट कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैग पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स लगता है नीचे की तरफ, पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींचती है, मतलब यहाँ पर फोर्स अप्लाइड तो है, और इनका कुछ ना कुछ सर का एरिया होगा जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, मतलब एरिया भी है। तो कहने का मतलब ये है, इन बैग की वजह से इनके सर के ऊपर जो है फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा ये सामान रखेंगे अपने सर के ऊपर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, यानी कि मैंने बोला था F ज्यादा तो P ज्यादा, उतना ज्यादा इनके सर के ऊपर प्रेशर लगेगा। जितना कम सामान रहेगा उतना उतना क्या होगा बताइए, उतना कम फोर्स रहेगा और उतना कम प्रेशर इनके सर पर लगेगा। तो इसीलिए ये फोटो यहाँ पर लगाया गया है कि जब भी हम कोई सामान रखते हैं सर पे, तो उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर वो सामान जो है हमारे सर पर एग्जर्ट करता है, यानी हमारे सर पर कुछ ना कुछ दबाव उसकी वजह से रहता है। वो कितना रहेगा? जितना ज्यादा सामान रहेगा उतना दबाव ज्यादा रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना कम रहेगा, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, सर में एक वो कपड़े का गोल गोल सा बनाते हैं लेडीज,
है ना, उसको रखते हैं सर के ऊपर, फिर उसके ऊपर सामान रखते हैं। देखा होगा आपने गांव में या फिर इस तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कपड़े को इस तरीके से गोल गोल करके, है ना, उसको फैला देते हैं और उसको फैला करके फिर अपने सर के ऊपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर लगेज रखते हैं, फिर उसके ऊपर सामान रखते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे जरा सोचिए। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अगर वो ये लगेज नहीं रखेंगे, अगर वो इसको ऐसा गोल नहीं बनाएंगे, तो जो सामान रहेगा वो हमारे सर के बहुत थोड़े से पार्ट के टच में रहेगा। मतलब कि हमारे सर के बहुत छोटे से एरिया पर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा। मैंने बताया था एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको नहीं रखता हूं तो एरिया मेरे सर का कम है, जिस पर सामान मैंने रखा है वो एरिया कम है। वो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, मतलब मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। अब मैंने इसको करने से क्या कर दिया, इसको गोल बना दिया, पूरे सर पे इसको फैला दिया। अब मैंने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। जो सामान मैं रखूंगा वो पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, इस कपड़े के ऊपर। अब एरिया बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अब मुझे दिक्कत कम होगी। तो आपने देखा होगा जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो सर पर एक गोल तरीके का एक कपड़े का सॉफ्ट कवर सा बनाते हैं और उसको रखते हैं सर पर पहले, फिर उसके ऊपर सामान रखते हैं। वो इस चीज से रिलेटेड है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई क्या? बोलिए, बात समझ में आई क्या? चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रेशर के डेली लाइफ एग्जांपल और प्रेशर के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन को रखा है। पहले मैं एग्जांपल्स के ऊपर बात करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी चीजों के ऊपर आता हूँ। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात आप समझो, ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपके ऊपर आते हैं, ये आप हो। डेली लाइफ एग्जांपल मतलब दैनिक जीवन में हम प्रेशर को कहाँ कहाँ देखते हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। ये आप हैं। आप जब अपना स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग पहनते हैं। स्कूल बैग में जो स्ट्रैप होते हैं, जो पट्टियां होती हैं, जो स्कूल बैग आप पहनते हैं उसमें जो पट्टियां होती है वो चौड़ी बनाई जाती है। वो क्या बनाई जाती है, चौड़ी। वो बारीक नहीं बनाई जाती। जिसके स्कूल बैग में बारीक पट्टियां होंगी उसमें अगर हम कॉपी किताब रखेंगे तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी। जिसके बैग की पट्टियां थोड़ा चौड़ी होंगी उसमें कॉपी किताबें रखेंगे तो उसको थोड़ा आसानी रहेगी सामान ले जाने में, जो कॉपी किताबें हैं वो ले जाए। ऐसा क्यों रहेगा? बारीक पट्टियां मतलब एरिया कम, एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा, उसके कंधों पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। चौड़ी पट्टियां मतलब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम, उसके कंधों पर प्रेशर कम लगेगा। समझ गए आप? पहली चीज समझ में आ गई कि हमारे जो स्कूल बैग होती है उसकी पट्टियां चौड़ी क्यों होती है। चौड़ी इसलिए होती है कि प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, हमारे कंधों पर कम फोर्स लगेगा, हमको थोड़ा राहत मिलेगी उससे। सेकेंड चीज आ जाते हैं, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन डाली जाती है और उसकी फाउंडेशन घर से चौड़ी डाली जाती है। मतलब घर बनाना है इतना बड़ा तो फाउंडेशन डालेंगे इतनी बड़ी। क्यों करते हैं ऐसा? फिर से वही बात, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब कि जो ये प्रेशर इस जगह पर डालेगा ना, घर काफी हैवी होगा, बड़ा होगा, तो घर जो उस जगह पर प्रेशर डालेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वहां पर जो घर के धंसने की जो सिचुएशन होगी वो नहीं रहेगी। जो अपनी जगह घेरता है घर, उसकी वजह से दीवारें टूट जाती हैं, दीवारों में दरार आ जाती हैं, छत में क्रैक आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए फाउंडेशन चौड़ी डाली जाती है कि एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम, घर जो है ज्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहेगा। बात समझ में आ गई? सेकंड ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अच्छा अब इधर आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, शार्प नाइफ जो है वो ब्लंट नाइफ से ज्यादा अच्छा काटते हैं, मतलब जो धारदार चाकू होता है वो ज्यादा अच्छी सब्जी काटता है, ये बात हमने समझ ली। अच्छा ये देखो, ये सैंडल हैं और ये शूज हैं, ये हील वाले सैंडल हैं, इनमें हील है, पीछे देख रहे हैं आप, और ये वाले जो है फ्लैट शूज हैं। अच्छा हील वाले सैंडल में आप देखेंगे कि ये जो हील है, ये जो हील है, ये हील का एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा, और जो शूज है पूरे फ्लैट है, इनका एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जरा ध्यान से समझे, यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज्यादा है। किस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा? इस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब आप बताइए, अगर आपको रेत वाली जगह पर चलना है, अगर आपको मिट्टी वाली जगह पर चलना है, तो आप इन हील को पहन के जाएंगे या इन शूज को पहन के जाएंगे? डेफिनेट सी बात है, आप इन शूज को पहन के जाएंगे। इन हील को पहन के जाएंगे तो इनका एरिया क्या है, कम, इन पर प्रेशर लगेगा ज्यादा, और ये हील आपके अंदर धंसेंगी, सैंड में या फिर मिट्टी में ये हील आपकी क्या होंगी, ज्यादा अंदर धंसेंगी, आपको चलने में दिक्कत होगी। लेकिन ये शूज का एरिया ज्यादा है
तो प्रेशर कम लगेगा, तो ये मिट्टी में या रेत में कम धसेंगी, तो आप इसमें ज्यादा आसानी से चल पाएंगे। यही हमने यहाँ पर लिखा है, इजियर टू वॉक ऑन सैंड विथ फ्लैट शूज रेदर देन शूज विद शार्प हील्स। हील वाले जो जूते होते हैं, हील वाले जो चप्पल होते हैं, उनको पहनने में हमको अगर सैंड वाली जगह पर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास शूज हैं जो कि फ्लैट हैं पूरे, तो उससे हम ज्यादा आसानी से सैंड वाली जगह पर चल सकते हैं। ये रहे इसके एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की प्रेशर से रिलेटेड, तो वो ये है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। इसको हम ऐसे लिखते हैं पीए। लिखते कैसे हैं? पीए। बोलते क्या है? पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज को याद रखें, पास्कल होती है एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, इसको हम लिखते हैं पीए। और 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आए ना आए याद जरूर करें, ठीक है। और बेसिकली याद ही करना है आपको, ये वाला पार्ट याद करना है। अब एक छोटे से पार्ट के ऊपर और आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे ले, यहाँ पर एक थ्रस्ट टर्म भी आ रहा है, थ्रस्ट। द फोर्स ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर, द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। सिर्फ एक केस है जब परपेंडिकुलर, मतलब जब ये लंबवत होगा। जब बल कैसे होगा? सरफेस के लंबवत, जिस पृष्ठ पर बल लग रहा है उसके लंबवत होगा, यानी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा हो। मतलब सरफेस है ऐसा, सरफेस अगर ऐसा है तो इस पर ऐसे ऐसे दबाया जा रहा है इसको, ये लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस केस में इसको क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो थ्रस्ट की डेफिनेशन भी याद रखना है, बाकी थ्रस्ट से रिलेटेड कुछ याद नहीं रखना है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हम जो बल लगा रहे हैं वो पृष्ठ के लंबवत हो तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर के ऊपर आ जाते हैं वापस। मैंने बताया था फोर्स और एरिया पर डिपेंड करते हैं, ये वही बात लिखी हुई है, मोर द फोर्स अप्लाइड मोर द प्रेशर। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अभी बताया था एफ ज्यादा तो पी ज्यादा, एफ कम तो पी कम, वो बात लिखी हुई है यहाँ पर। एरिया के बारे में क्या बताया था? एरिया ज्यादा होगा तो लेसर द प्रेशर, प्रेशर कम होगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, वही बात लिखी हुई है। लेसर एरिया मोर प्रेशर, मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बातों को जल्दी से नोट डाउन करें। इससे ये प्रेशर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इस एक जगह पर हमने रखी हुई है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स को समझने से पहले प्यारे बच्चों इस वर्ड्स को समझते हैं कि ये फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। फ्लूइड्स का मतलब हम कहते हैं तरल पदार्थ, है ना। इसमें हमारे पास लिक्विड भी आते हैं, जो लिक्विड हैं वो भी फ्लूइड्स कहलाते हैं, और जो गैस हैं वो भी फ्लूइड कहलाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जो पानी है वो भी फ्लूइड होगा, और जो एयर है, हवा है, वो भी फ्लूइड होगा, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।